Hello everyone and welcome to the 14th day of this wonderful series of A to Z of English Grammar. आज हम पढ़ने वाले हैं कि ing फॉर्म को किस तरीके से हम to वर्ड के बाद यूज करते हैं और कब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं to के बाद। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे इन्वर्शन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम देखते हैं किस तरीके से आईएनजी फॉर्म को हम टू के बाद यूज करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जनरल सेंटेंसेस देखते हैं जहां टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को देख पा रहे हैं। तो पहला सेंटेंस यहां पे है आई वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड, और दूसरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं आई ट्राइड टू गो देयर, एंड थर्ड सेंटेंस इज He likes to visit this place। तो आपने देखा कि यहाँ ये जो to है इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है, और यहाँ भी to के बाद go फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड to के बाद visit ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम टू इन्फिनेटिव के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। लेकिन अब जो हम कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस हैं। आप यहां देखें, ये पहला सेंटेंस यहां लिखा है द किड्स कन्फेस्ड टू ईटिंग ऑल द आइसक्रीम, और दूसरा सेंटेंस लिखा है ही विल नेवर एडमिट टू फीलिंग जेलस। तो आपने देखा यहां ये टू और टू के बाद आप आईएनजी फॉर्म्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो टू के बाद ये जो आईएनजी फॉर्म्स हैं जनरली ये अब वर्ब्स नहीं रह के हम इन्हें नाउन्स बना देते हैं। इन्हें क्या बना दिया हमने, नाउन्स बना दिया, और इन आईएनजी फॉर्म्स को हम जेरेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। और अब ये टू जो है वो इन्फिनिटिव नहीं रहता है, ये टू हमारा प्रेपोजिशन है, ये टू हमारा प्रेपोजिशन है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब टू प्रेपोजिशन होता है उस प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन यूज करते हैं या हम प्रोनाउन यूज करते हैं, हम वर्ब यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हमने ईट को यहाँ ईटिंग बना के इसे नाउन में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ भी फील को फीलिंग जो है वो नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये टू जो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो टू दिखाई दे रहा है आपको, इसके बाद जो है ईटिंग नाउन है, और यहाँ टू जो है फीलिंग जो आप वर्ड देख रहे हो वो भी नाउन है, और टू जो यहाँ है वो क्या है, वो प्रेपोजिशन है। तो हम प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ईटिंग एंड फीलिंग जो वर्ड्स आप देख रहे हो वो यहाँ अब वर्ब नहीं है, वो क्या है, वो यहाँ नाउन्स हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड्स आप थोड़ा अच्छे से याद कर लें क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, और इन्हीं वर्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो द किड्स कन्फेस्ड टू ईटिंग ऑल द आइसक्रीम एंड वी विल नेवर एडमिट टू फीलिंग जेलस। इसी तरीके से हम आगे बढ़े, ये लिखा है आई एम अपोज्ड टू चेंजिंग द रूल्स। यहाँ लिखा है आई एम अपोज्ड टू चेंजिंग द रूल्स। तो आपने देखा यहाँ अपोज्ड टू वर्ड आएगा तो उसके बाद भी हमने यहाँ चेंज नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है, चेंजिंग लिखा है। और चेंजिंग क्या है यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल यहाँ चेंजिंग नाउन है। और आपको पता है कि टू क्या है, यहाँ टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ही हम क्या लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। अगर मैं यहाँ देखिए आई एम अपोज्ड टू चेंजिंग की जगह सिंपल एक यहाँ दिस लिख के छोड़ देता हूं, आई एम अपोज्ड टू दिस। तो जब मैं कहता हूं अपोज टू दिस, दिस यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ प्रोनाउन फिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ आया कि इस टू के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन फिट होता है तो वो टू वर्ड जो है वो इन्फिनेटिव नहीं बल्कि क्या है, वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग जो है वो हमने इसे नाउन में चेंज कर दिया है, मीन्स ये जेरेंड है, और जेरेंड आपको पता है कि नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। अब देखिए वी ऑब्जेक्ट टू अलाउइंग स्मोकिंग हियर, तो हमने लिखा है वी ऑब्जेक्ट टू, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट टू वर्ड आया और इसके बाद जो है अलाउइंग वर्ड जो है वो क्या है, जेरेंड है। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वी ऑब्जेक्ट टू दिस,
जब मैंने बोला वी ऑब्जेक्ट टू दिस, तो दिस क्या है? प्रोनाउन है। इसका मतलब यहां प्रोनाउन फिट हो रहा है, तो आप एक बात समझ जाते हैं कि यहां जो ये टू है वो क्या है? वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आपको पता है क्या आता है? या नाउन या फिर प्रोनाउन। और हम यहाँ पे अगर अलाउ लिखते हैं तो अलाउ तो वर्ब हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ ing ऐड किया और इसे हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ और वर्ड्स हम लोग देखते हैं, कुछ फ्रेजेज ऐसे देखते हैं जिनके बाद हम ing का यूज करते हैं। आपने देखा यहाँ अपोज्ड टू के बाद हमने चेंजिंग यूज किया है यहाँ, और यहाँ ऑब्जेक्ट टू के बाद भी यहाँ ing को यूज किया है। इसी तरीके से ये देखें आप, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां लिखा है आई एम यूज्ड टू, और दूसरा सेंटेंस है आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोनों बात एक ही है। यहां देखिए आप, ये जब बी यूज्ड टू लिखा होता है या बी अकस्टम्ड टू लिखा होता है, बी से मेरा मतलब है किसी भी बी फॉर्म से, वो इज, एम, आर, वोज, वर कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं इज यूज्ड टू, या फिर एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, वोज यूज्ड टू, या फिर वर यूज्ड टू। उनके बाद भी मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ ing फॉर्म को यूज करूंगा, मतलब वो नाउन को यूज करूंगा। इस तरीके से लिखा है आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप। मैं यहां आई एम यूज्ड टू वेक अप नहीं लिख सकता। हां, अगर यूज्ड टू वर्ड बिना बी के आता है, जैसे मैं कहूं आई यूज्ड टू, तब वहां यूज्ड टू जब लिखता हूं, वहां टू जो है वो इन्फिनिटिव है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जब आई एम यूज्ड टू लिख दिया यहां, मतलब ये बी यूज्ड टू हो गया है, तब यहां पे ये प्रेपोजिशन हो जाता है, और यहां हमें नाउन यूज करना होता है। और नाउन आपको पता है कि ing ऐड करने से हम बना सकते हैं, तो हम वेक नहीं लगा के यहां वेकिंग का यूज करते हैं। तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने देखा कि बी यूज्ड टू एंड बी अकस्टम्ड टू के बाद आपने ing फॉर्म को यहां यूज किया है। इसी तरीके से एक वर्ड आप देखेंगे एडजस्ट टू, इसे बोला जाता है एडजस्ट। ये डी जो है वो साइलेंट रहता है, तो ये कैसे बोला जाता है? एडजस्ट। तो देखे किस तरीके से, नाउ यू हैव मूव्ड हियर, यू नीड टू एडजस्ट टू डूइंग दिस। तो एडजस्ट टू जहां भी आपको वर्ड मिलता है, उसके बाद भी हमें यूज करना होता है नाउन। तो यहां हमने ing से इसे नाउन में कन्वर्ट कर दिया है, डूइंग। और यहां टू, अब आपको पता चल चुका होगा कि यहां इन्फिनिटिव नहीं है, ये क्या है? बिल्कुल ये प्रपोजिशन है। हम कुछ और सेंटेंसेस देखें। ये देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, आपको कहीं भी वर्ड मिलता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम ing का यूज ही करते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, यहां आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो हमने यहाँ ing फॉर्म यूज किया है। यहाँ जो हम कहें ये टू वर्ड है, ये प्रपोजिशन का वर्क करता है, और यहाँ जो सीइंग है वो नाउन के रूप में यूज हम कर रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। इसी तरीके से यहां हम देख लेते हैं आई विल गेट अराउंड टू डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो ये गेट अराउंड टू अगर आपको कहीं भी ये एक फ्रेजल वर्ब है, गेट अराउंड टू। तो यहाँ अगर गेट अराउंड टू आपको कहीं भी वर्ड मिलता है, तब हम यहाँ ing फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब नाउन का यूज हम करते हैं, यानी जेरेंड का यूज हम करते हैं। तो ये लिखा है आई विल गेट अराउंड टू डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आई विल मैनेज टू डू दिस प्रोजेक्ट, मतलब हो सकता है टाइम नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज टू डू दिस। तो ये लिखा है आई विल गेट अराउंड टू डूइंग दिस प्रोजेक्ट। ये और 3 सेंटेंसेस हम देखते हैं जहां लिखा है डेडिकेटेड टू, या फिर डिवोटेड टू, या कमिटेड टू। फर्स्ट है ही इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द पुअर। तो आपको कहीं भी ये डेडिकेटेड टू वर्ड मीन्स बी डेडिकेटेड टू मिलता है, तो समझ जाइएगा कि इसके बाद जो है वो जेरेंड आने वाला है, तो आप
यहाँ हेल्प नहीं लगा के यूज़ करेंगे हेल्पिंग। और इसी तरीके से ही इज़ डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, तो इसी तरीके से आपको ये डिवोटेड टू मिलता है वर्ड, और यहाँ पे कमिटेड टू मिलता है। तो इन सब के बाद हम यूज़ करने वाले हैं आईएनजी फॉर्म, और ये क्या होते हैं, ये जेरेंड होते हैं, यानी कि ये नाउन का फंक्शन यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कन्फेस टू के बाद जो है आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया है। इसी तरीके से एडमिट टू के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। और अपोज टू के बाद, ऑब्जेक्ट टू के बाद, इन दोनों के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। और बी डेडिकेटेड टू, बी डिवोटेड टू या कमिटेड टू, इनके बाद भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। और बी यूज्ड टू, बी अकस्टम्ड टू, एडजस्ट टू, इनके बाद भी हमने आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया। और इसी तरीके से हम लुक फॉरवर्ड टू एंड गेट अराउंड टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी। आई होप ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, और उनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, सी, वॉच एंड हियर, इनके बाद में जब आईएनजी फॉर्म लगाता हूं तो उसके क्या मायने होते हैं, और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे हम समझते हैं। पहला सेंटेंस यहां लिखा है, आई सो हर क्रॉसिंग द रोड। तो जब मैं कहता हूं आई सो हर क्रॉसिंग द रोड, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक गर्ल है और वो रोड को जो है वो क्रॉस कर रही है, और आपने जब एक्शन देखा तब वो एक्शन पूरा नहीं हुआ था, आपने एक बीच का इनकम्प्लीट एक्शन देखा था। जब मैं यहाँ क्रॉसिंग लगाता हूं तो इसका मतलब होता है कि यू डिडंट सी द कंप्लीट एक्शन, मीन्स आपने एक पार्ट ऑफ द एक्शन जो है वो देखा था, मतलब उसको कंप्लीट होते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं कि आई सो हर क्रॉस द रोड, तब मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो मैंने कंप्लीट एक्शन देखा था। मतलब वो ये क्रॉस द रोड कहने का मतलब है कि वो रोड को क्रॉस कर चुकी थी, मीन्स यू सो द कंप्लीट एक्शन, आपने पूरा एक्शन देखा था। देखिए, जैसे एक आप सेंटेंस बहुत सुनते हैं, न्यूटन सो एन एप्पल फॉल। तो न्यूटन सो एन एप्पल फॉल का मतलब क्या हुआ कि न्यूटन सो द कंप्लीट एक्शन, कि वो ऊपर से किस तरीके से नीचे वो एप्पल जो है गिरा, उस कंप्लीट एक्शन को ही नोटिस्ड। तो इसलिए हम कहते हैं न्यूटन सो एन एप्पल फॉल। तो इसी तरीके से हमने कहा कि आई सो हर क्रॉस द रोड, तो कहना चाहता हूं कि आई सो द कंप्लीट एक्शन। जब मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करता हूं, इसका मतलब होता है कि आई सो द कंप्लीट एक्शन। एंड जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इट मीन्स कि थोड़ा एक्शन जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने पार्ट ऑफ दैट एक्शन देखा, मतलब पूरा होते हुए उसे नहीं देखा। हम एक और यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, दो सेंटेंसेस यहां देख लेते हैं। आई हर्ड हिम सिंगिंग एंड आई हर्ड हिम सिंग। देखिए, ये भी तो आप देखते हैं, आई हर्ड हिम सिंगिंग एंड आई हर्ड हिम सिंग। आप जा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है और आप निकले वहां से, आपने कुछ पार्ट उसका गाने का सुने और आपके कानों में जो है कुछ आवाज आई और आप वहां से निकल गए, मीन्स आपने वो एक्शन पूरा कंप्लीट होते हुए नहीं सुना। तब आप कहते हैं कि आई heard him singing या I heard her singing, whatever. So I heard him singing का मतलब हुआ कि you heard that action but it was not completed, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि मैं कहीं ऑडिटोरियम में हूँ और वहाँ किसी को मैंने गाते हुए सुना और शुरू से लेके एंड तक, तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अगर मैं उसे सुनता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि आई हर्ड हिम सिंग, आई हर्ड हिम सिंग। तो मीन्स यू हर्ड द कंप्लीट एक्शन। तो जब मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करता हूं यहां सिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि आई सो या आई हर्ड द कंप्लीट एक्शन। और अगर आईएनजी की बात करता हूं तो इसका मतलब हुआ कि आपने वो एक्शन को कंप्लीट होते हुए नहीं देखा या नहीं सुना, मीन्स दैट वाज
इनकम्प्लीट। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है इन्वर्शन। तो इन्वर्शन क्या है, इसे हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस यहाँ आप देखिए लिखा है शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तो आपने देखा एक जनरल ऑर्डर होता है एक सेंटेंस का, और वो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, देन यहाँ वर्ब है। एक जनरल ऑर्डर ये होता है किसी भी सेंटेंस का। तो आपने देखा शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब। अब मैं अगर यहाँ देखता हूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखा है हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क एंड वेयर हैज़ शी गॉन। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इन्वर्शन है, और इन्वर्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब हमारा ऑर्डर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का नहीं रहा, हमने यहाँ इसे कुछ चेंज कर दिया ऑर्डर को। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई है और ये सब्जेक्ट आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया है, तो इसका मतलब यहाँ इन्वर्शन हो गया है। अब आप इसी तरीके से ये देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ भी क्या है, इन्वर्शन है। तो हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। पहला रूल आपको पता चला कि जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें इन्वर्शन होता है। अब हम देखें नेक्स्ट यहाँ कि आई नो व्हेन विल शी कम। अभी मैंने क्वेश्चन की बात की थी आपसे, और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इन्वर्शन होता है। आप इधर देखें, आई नो जो है वो मेन क्लोज है, और इसी तरीके से व्हेन विल शी कम जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो यहां आपने देखा कि इस डिपेंडेंट क्लोज में यहां जो है एक क्रॉस लगा है, और ये क्या बता रहा है कि अगर आपका डिपेंडेंट क्लोज किसी क्वेश्चन में है, किसी क्वेश्चन के रूप में है, तब वहां इन्वर्शन जो है वो नहीं लागू होगा। इसका मतलब आपका ऑर्डर कैसा होना चाहिए डिपेंडेंट क्लोज में, बिल्कुल जनरल ऑर्डर होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब। अगर आप ये करते हैं, यहां इन्वर्शन करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो जो ये इसे हम कहते हैं, ये रिपोर्टेड क्वेश्चन होता है, जो आप रिपोर्टेड स्पीच में अलग से पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप इसे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तरीके से अगर आप समझे इसे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है जो कि हम पूरा टॉपिक करने वाले हैं। तो ये लिखा है आई नो व्हेन विल शी कम। तो यहां आपने देखा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और ये डिपेंडेंट क्लोज है, और ये मेन क्लोज है। तो डिपेंडेंट क्लोज में ये क्वेश्चन फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, मतलब यहां इन्वर्शन लागू नहीं होगा। तो यहां देखें आई नो व्हेन शी विल कम, इसका मतलब मैं इसे इस रिपोर्टेड स्पीच को या फिर इस डिपेंडेंट क्लोज को क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैं बिल्कुल इसको ऑर्डर जो होगा वो यही ऑर्डर यहाँ पे रहने वाला है, इसी ऑर्डर में लिखूंगा, आई नो व्हेन शी विल कम। ये आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है, आई नो व्हेन विल शी कम दे दिया जाएगा, व्हेन शी विल कम दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान रहे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका डिपेंडेंट क्लोज होता है उसमें इन्वर्शन जो है वो लागू नहीं होता है, मतलब आपको एक सिंपल ऑर्डर रखना पड़ता है जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रखते हैं। इसी तरीके से आप देखिए लिखा है इफ आई हैड डन इट आई वुड हैव गॉट इट। तो यहाँ फॉर्मल स्टाइल में मैंने इसे इफ को रिमूव किया और यहाँ हैड से स्टार्ट कर दिया, हैड आई डन इट लिख दिया। तो आपने देखा यहाँ इन्वर्शन हो गया। तो कैसे हुआ कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर लिया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को यूज किया है। तो एक फॉर्मल स्टाइल में जैसे हम कहते हैं इफ आई हैड गॉन देयर, तो मैं कह सकता हूं हैड आई गॉन देयर। तो इसमें भी इन्वर्शन होता है। दिस इज समवॉट फॉर्मल, ये यहाँ पे एक फॉर्मल स्टाइल है लिखने की, हैड आई डन इट। यहां देखें लिखा है आई एम हंग्री सो एम आई, और फिर लिखा है आई डोंट लाइक टी नाइदर नोर डू आई, या नाइदर डू आई या नोर डू आई। तो जहां भी आप सो नाइदर नो से
कोई सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तब आप क्या करते हैं, आप इन्वर्शन में ही लिखते हैं। मीन्स आप उसको ऑर्डर जो है वो चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब एंड देन दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कहीं भी नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस मिलते हैं, जैसे ये देखो अंडर नो सर्कमस्टांसिस एंड फिर है हार्डली, ये हार्डली है, अंडर नो सर्कमस्टांसिस है, तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं जिनमें इन्वर्शन लागू होता है। मतलब आप उसको ऑर्डर को, जनरल ऑर्डर को आप चेंज कर देते हैं। हाँ, नेवर एक एडवर्ब है, अगर आप नेवर से स्टार्ट करते हैं तो भी ऐसा करते हैं, लाइक नेवर डू आई गो देयर, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे नेवर आई गो देयर, आप लिखेंगे नेवर डू आई गो देयर। तो नेवर है, हार्डली है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस है, तो कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं, इनसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तब भी हम इसे ऑर्डर को चेंज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ भी देखें हेल्पिंग वर्ब एंड देन यहाँ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, ओनली अगर आपको कहीं वर्ड मिलता है स्टार्टिंग में, तो जैसे नॉट ओनली है या फिर ओनली देन है, तब भी क्या होता है, इन्वर्शन विल टेक प्लेस। और किस तरीके से हुआ, ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड एंड नॉट ओनली डिड वी गो देयर बट वी ऑल्सो स्टेड देयर। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ नॉट ओनली, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है एंड देन ये सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस के साथ आप यूज़ कर रहे हैं इन्वर्शन को, और किस तरीके से कुछ ऐसे सो है वर्ड या नाइदर है, नॉर है, या फिर कुछ फॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं, तब आप इन्वर्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, इजंट इट कोल्ड, हैजंट शी गॉट लवली आइज, तो यहाँ एक्सक्लेमेशंस जो होते हैं उनमें भी आप क्या करते हैं, इन्वर्शन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ इजंट इट कोल्ड एंड हैजंट शी गॉट लवली आइज, यहाँ भी देखा आपने, ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद जो है ये यहाँ सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ तो पूरा ही इन्वर्शन हो रहा है, कंप्लीट इन्वर्शन हो रहा है। किस तरीके से, देखिए हम जनरली कहते हैं रोहन कम्स हियर, तो रोहन कम्स हियर कहते हैं, लेकिन यहाँ जब हम हियर एंड देयर से स्टार्ट करते हैं तो भी इन्वर्शन टेक्स प्लेस। तो किस तरीके से हुआ, हियर कम्स रोहन, हियर कम्स रोहन, देयर गोज योर सिस्टर, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ कंप्लीट इन्वर्जन हो गया है। आप देख सकते हैं हियर कम्स रोहन एंड देयर गोज योर सिस्टर। इस तरीके से आप देखिए कि जैसे मैंने लिखा है हियर कम्स रोहन, लेकिन मैं यहाँ हियर कम्स ही नहीं लिख सकता, यहाँ लिखना पड़ेगा हियर ही कम्स। तो किस तरीके से, क्या बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ ही क्या है, अगर प्रोनाउन होगा तब मैं यहाँ प्रोनाउन को यहाँ नहीं लिख सकता, ये गलत होगा कि हियर कम्स ही, वो गलत होगा, वो इन्वर्शन गलत होगा। हियर कम्स रोहन, अगर यहाँ नाउन है तो मैं कंप्लीट इन्वर्शन लिख सकता हूं, कंप्लीट इन्वर्शन में ही लिखूंगा, लाइक हियर कम्स रोहन। और यहां जो लिखा जा रहा है, क्योंकि यहां प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को मैं यहां नहीं लिख के प्रोनाउन को मैं यहां पहले लिखूंगा, हियर ही कम्स। तो कुछ शॉर्ट एडवर्ब्स है अप डाउन, उनके साथ भी ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे हियर है तो हियर भी एक शॉर्ट एडवर्ब है, इसी तरीके से क्या है, कुछ शॉर्ट एडवर्ब्स जैसे अप है, डाउन, जैसे मैं कहूँ कि डाउन ही गोज, डाउन ही गोज, तो ये भी क्या है, ये भी इन्वर्शन है। या मैं कहूँ कि डाउन गोज राहुल, तो ये क्या है, डाउन गोज राहुल, ये भी क्या है, इन्वर्शन है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ इन्वर्शन जो है होता है, कब कब होता है, आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपकी स्किल को टेस्ट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, आई सो हर डैश द वर्क, तो आई सो हर डू द वर्क या टू डू द वर्क। तो हमने पढ़ा था कि आई सो हर डूइंग द वर्क हो सकता है, आई सो हर डू द वर्क हो सकता है, आई सो हर टू डू द वर्क तो बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डू सही होगा, तो हम लिखेंगे आई सो हर डू द वर्क। ये है
ही इज अकस्टम्ड टू। आपको पता है कि जब कभी भी बी अकस्टम्ड टू आता है तब आप क्या करते हैं, आप आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और वो आईएनजी फॉर्म यहाँ क्या लिखी है, वॉचिंग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉचिंग। और आपको पता है यहाँ वॉचिंग क्या है, यहाँ वॉचिंग जेरेंड है, और यहाँ टू क्या है, यहाँ टू प्रपोजिशन है। यहाँ लिखा है ही यूज्ड टू डैश देयर, कम या कमिंग। तो आपको पता है कि बी यूज्ड टू होगा तभी क्या करेंगे हम, आईएनजी यूज करने वाले। यहां सिंपल यूज्ड टू गिवन है, यहां बी यूज्ड टू नहीं लिखा है। अगर होता ही इज यूज्ड टू तब स्ट्रक्चर कुछ और होता, लेकिन यहां लिखा है ही यूज्ड टू, तो यूज्ड टू के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और वो है कम। तो यहां लिखा जाएगा ही यूज्ड टू कम हियर। अब इसे आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। हार्डली आई हैड रीच्ड देयर व्हेन ही केम टू मी। तो आपने देखा हमने हार्डली से इसे स्टार्ट किया है, ये एक तरीके से नेगेटिव एक्सप्रेशन वाली एडवर्ब है। तब हम क्या करेंगे, इसमें इन्वर्शन होगा, और इन्वर्शन में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को जो है वो बाद में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पहले ले आएंगे। तो कैसे होना चाहिए था ये सेंटेंस, हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन ही केम टू मी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ हमने आई हैड लिख दिया, और होना क्या चाहिए था, हैड आई होना चाहिए था। तो हमने जितनी भी आपके टॉपिक्स किए हैं, जितने भी टॉपिक्स किए हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थोड़ा इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और जो लोग इस चैनल के लिए नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक ये पहुंचे और वो भी इन क्लासेस को देख पाए और चीज़ों को सीख पाए। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।